Welcome to all in this channel. Today we will discuss about the topic life processes. तो पहले हमको जानना है लाइफ प्रोसेसेस होता क्या है। लाइफ प्रोसेसेस होता है वो सारे प्रोसेस जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल के लिए आवश्यक है और ज़रूरी होता है, वो सारे प्रोसेस को मिला के हम बोलेंगे लाइफ प्रोसेसेस। इसलिए लाइफ प्रोसेसेस के एंड पे प्रोसेस के बाद ईएस जुड़ा गया है, क्योंकि ये बहुत सारा प्रोसेस होता है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशन है द प्रोसेस विच मेंटेन बॉडी फंक्शन एंड नेसेसरी फॉर सर्वाइवल आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। तो वो सारे लाइफ प्रोसेस का एग्जाम्पल है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ये सारे प्रोसेस प्लांट के अंदर एंड एनिमल के अंदर कैसे होता है वन बाय वन करके जानेंगे, क्योंकि प्लांट और एनिमल वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। इसलिए बोथ प्लांट एंड एनिमल के अंदर लाइफ प्रोसेस कैसे होता है और क्या क्या होता है हम वन बाय वन करके जानेंगे। आज पहले हम जानेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड इज कॉल्ड द न्यूट्रिशन। यहाँ पर फूड क्या है और न्यूट्रिएंट क्या है, ये दोनों का डिफरेंस हमको पता लगाना है। फूड का मतलब है ये जो हम खाते हैं, जो ब्रेड, चावल, दाल, ये सारे फूड है। ये सारे फूड से हम न्यूट्रिएंट लेना है। न्यूट्रिएंट का मतलब जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सारे न्यूट्रिएंट, इस सारे फूड से न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व करना व टेकिंग करना, इसको ही बोलेंगे हम न्यूट्रिशन। इसलिए हमारे घर वाले जंक फूड खाने के लिए मना करते हैं, क्योंकि वो सारे जंक फूड में न्यूट्रिएंट बहुत कम अवेलेबल होता है। इसलिए जंक फूड खाना ठीक नहीं है। तो यहाँ से क्लियर होगा फूड से न्यूट्रिएंट लेना, जिस प्रोसेस से फूड से न्यूट्रिएंट लिया जाता है उसी प्रोसेस को बोलेंगे न्यूट्रिशन। जानेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। टू टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म अपने आप से खाना बना सकता है उसको बोलेंगे हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और जो अपने खाना के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है उसको बोलेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है प्लांट। जैसे कि प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से इनऑर्गेनिक मटेरियल एंड सनलाइट को यूज़ करके ग्लूकोज बना सकता है। और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एक एग्जाम्पल है जैसे कि ह्यूमन बीइंग अपने फूड के लिए प्लांट पर डिपेंड होते हैं। हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बाद हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल। पहला है न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट अपने आप से जो प्रोसेस से खाना बनाता है उसी प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या क्या यूज़ करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस से बनाता है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का पूरी केमिकल इक्वेशन है CO2 प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल फॉर्म्स ग्लूकोज। ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला है C6H12O6 एंड ऑक्सीजन। तो अब हम ये जानना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या इवेंट होता है। फोटोसिंथेसिस में इवेंट होता है, पहले वाला इवेंट क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व करता है। दूसरा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में लाइट एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी। तो फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी। एंड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ये जो ऑक्सीजन मिलता है ये वाटर से ही मिलता है ऑक्सीजन, नॉट द कार्बन डाइऑक्साइड।
फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो ऑक्सीजन मिलता है वो फ्रॉम द वाटर, नॉट द कार्बन डाइऑक्साइड। एंड नेक्स्ट प्रोसेस होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट में। ये सारे इवेंट हमारा फोटोसिंथेसिस में होता है। तो अब हम ये जानेंगे प्लांट कहाँ से वाटर ऑब्जर्व करता है। प्लांट सॉइल से वाटर ऑब्जर्व करता है थ्रू द रूट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा प्लांट सनलाइट को कैसे ऑब्जर्व करता है। ये वाला आंसर है प्लांट की लीफ में अपर साइड एंड लोअर साइड दोनों ही साइड में एक ऑर्गेनेल होता है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। ये प्लांट के लीफ में ही होता है क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल। वो क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल हमेशा ही प्लांट सेल में ही मिलता है, नॉट इन एनिमल सेल। इसको भी याद रखना है, क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, नॉट इन एनिमल सेल। तो इसी क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल पिगमेंट। तो वो क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करता है, सनलाइट को ऑब्जर्व करता है। देखो ये वाला डायग्राम है एक लीफ का, ये मिड रिप है, ये वेन है, ये वाला था उसका लामिना है। इस लीफ का एक छोटा सा सेक्शन लेके तो ये वाला डायग्राम है आएगा। तो ये वाला डायग्राम अपर पार्ट है एपिडर्मिस, लोअर पार्ट भी लोअर एपिडर्मिस। इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो कि हमारा लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व करता है। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देन दूसरा वाला क्वेश्चन है हमारा प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे ऑब्जर्व करता है, वह कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे पाता है। इसका आंसर है ये प्लांट के लीफ में ही स्टोमाटा होता है। इस प्लांट के लीफ में क्लोरोप्लास्ट भी होता है, स्टोमाटा भी होता है। स्टोमाटा क्या होता है, स्टोमाटा एक पोर है। है देखो इस वाला डायग्राम है, एक लीफ का ही डायग्राम है, लीफ का एक पार्ट का डायग्राम है जिसमें ये वाला जो पोर है, ये पोर है एक, ये पोर ही स्टोमाटा है। इस स्टोमाटल पोर को कवर करके है गार्ड सेल। इसी गार्ड सेल के पास ही हमारा, और स्टोमाटल पोर को चारों साइड है हमारा क्लोरोप्लास्ट। ये स्टोमाटा जब ओपन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर आता है, जब क्लोज होता है तो नहीं आ सकता है ना। तो ये स्टोमाटा जब ओपन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर आ सकता है। यहाँ से ही हमारा प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है। देखो ये वाला है द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा डिपेंड्स अपॉन द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। तो ये स्टोमाटा ओपनिंग और क्लोजिंग किस पर डिपेंड करता है, गार्ड सेल के ऊपर डिपेंड करता है। जब गार्ड सेल के अंदर वाटर आएगा तब गार्ड सेल स्वेल हो जाएगा, मतलब गार्ड सेल स्वेल हो जाएगा। तो जब गार्ड सेल स्वेल होगा तो स्टोमाटल पोर ओपन हो जाएगा, और जैसे ही गार्ड सेल श्रिंक हो जाएगा हमारा स्टोमाटल पोर हमारा क्लोज हो जाएगा। देखो स्टोमाटा एक पोर है, स्टोमाटा को कौन कंट्रोल करता है, गार्ड सेल कंट्रोल करता है। जब गार्ड सेल के अंदर वाटर आएगा तब गार्ड सेल स्वेल हो जाएगा, और इस गार्ड सेल जब स्वेल होता है तो स्टोमाटा ओपन हो जाता है। ठीक उसी तरह जब गार्ड सेल के अंदर वाटर चला जाएगा वो गार्ड सेल श्रिंक हो जाएगा, तब स्टोमाटा क्लोज हो जाता है। तो ये प्लांट का फोटोसिंथेसिस का सारे रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। देन हम देखेंगे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का 3 पार्ट है। पहला वाला है
न्यूट्रिशन, दूसरा है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, तीसरा है होलोजिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइट्स न्यूट्रिशन का मतलब है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल। तो सैप्रोफाइट न्यूट्रिशन में बहुत पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्टेन फूड फ्रॉम द डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, इतना है उसका इम्पोर्टेंट पार्ट। सैप्रोफाइट न्यूट्रिशन में फूड कहाँ से ऑब्टेन होता है? डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, वो होता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। इसका एग्जाम्पल है हमारा बैक्टीरिया एंड फंगाई। देन दूसरा है हमारा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता है the food obtained from the another organism without killing them। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में जब फूड एक दूसरे ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होता है, तब जिस ऑर्गेनिज्म से फूड ऑब्टेन होता है वो ऑर्गेनिज्म को किल नहीं किया जाता है, हार्म किया जा सकता है लेकिन उसको किल नहीं किया जा सकता है, वो होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। जैसे कि एग्जाम्पल है मॉस्किटो एंड टेपवर्म। मॉस्किटो एंड टेपवर्म, मॉस्किटो जैसे ह्यूमन बॉडी से ब्लड ले लेता है लेकिन हमको किल नहीं करता है, हमारा हार्म कर लेता है लेकिन किल नहीं करता है, इसलिए मॉस्किटो एंड टेपवर्म हमारा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है। देन दूसरा है, देन लास्ट वाला है होलोजिक न्यूट्रिशन। होलोजिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जिस टाइप का न्यूट्रिशन डाइजेशन, इंजेशन, ऑब्जर्वेशन, एसिमिलेशन ऑफ लिक्विड या सॉलिड सब्सटेंस इन्वॉल्व करता है, इसको बोलेंगे होलोजिक न्यूट्रिशन। तो होलोजिक न्यूट्रिशन में जिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स द डाइजेशन, इंजेशन, ऑब्जर्वेशन, एसिमिलेशन, ये सारे प्रोसेस जिस टाइप की न्यूट्रिशन में इन्वॉल्व होता है उसको बोलेंगे होलोजिक न्यूट्रिशन। जैसे कि एग्जाम्पल है एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ये एक डायग्राम है एमीबा का। एमीबा, इन एमीबा द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज आल्सो कॉल्ड द होलोजिक न्यूट्रिशन। ये एक एमीबा का न्यूक्लियस है, ये एमीबा है टोटल, ये फूड पार्टिकल है। जब फूड पार्टिकल दिखता है एमीबा के अंदर सूडोपोडिया डेवलप होता है और सूडोपोडिया फूड को ऐसे कवर कर लेता है और कैप्चर कर लेता है। ये एमीबा भी हमारा होलोजिक न्यूट्रिशन के अंदर आता है। देन हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर न्यूट्रिशन कैसा होता है? ह्यूमन के अंदर न्यूट्रिशन पहला स्टार्टिंग पार्ट है, हमको याद रखना है। ह्यूमन की न्यूट्रिशन का स्टार्टिंग कहाँ से होता है? माउथ से होता है। माउथ से हम क्या करते हैं? माउथ से हम फूड को टेक करते हैं, मतलब फूड लेते हैं। देन माउथ से कहाँ पर आएगा? टीथ। टीथ से फूड को क्या करते हैं? च्यूइंग करते हैं हम। देन टीथ से कहाँ पर जाएगा? टंग। टंग से हम फूड को क्या करते हैं? रोलिंग करते हैं और क्या करते हैं? टंग से फूड को टेस्ट भी करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इस माउथ के अंदर ही हमारा सालिवरी ग्लैंड से, इस सालिवरी ग्लैंड कहाँ होता है? माउथ के अंदर ही सालिवरी ग्लैंड होता है। इस सालिवरी ग्लैंड से एक एंजाइम सिक्रेशन होता है जिसका नाम है सालिवा। ये सालिवरी एंजाइम, ये सालिवा क्या करता है? एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है सालिवरी एमाइलेज। ये सालिवरी एमाइलेज क्या करता है? सालिवरी एमाइलेज का काम क्या है? ये स्टार्च को, फूड के अंदर जो स्टार्च होता है वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करके सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। तो हमारा स्टार्च पहले कहाँ पर ब्रेक डाउन हो जाता है? स्टार्च हमारा माउथ पे ही हमारा ब्रेक डाउन होता है। क्वेश्चन यहाँ से आता है स्टार्च कहाँ से ब्रेक डाउन होता है? शुरू कहाँ होता है स्टार्च का ब्रेक डाउन? माउथ से ही हमारा स्टार्च का ब्रेक डाउन शुरू होता है। सालिवरी एमाइलेज एंजाइम के सहायता से स्टार्च ब्रेक डाउन होता है सिंपल शुगर पे। देन यहाँ पर फूड था, अभी
फूड फूड अभी स्टोमक के अंदर आएगा। कैसे आएगा? ओसिफेगस, थ्रू ओसिफेगस फूड माउथ से स्टोमक को आता है। तो कैसे ओसिफेगस में फूड मूवमेंट करता है? ओसिफेगस में पेरिस्टालिक मूवमेंट होता है जो हेल्प करता है फूड को माउथ से स्टोमक आने के लिए। तो फूड अभी माउथ में स्टोमक से आ गया थ्रू ओसिफेगस। देन अभी देखेंगे स्टोमक के अंदर क्या होता है। स्टोमक एक ऑर्गन है। पहला है स्टोमक एक ऑर्गन है। जब भी स्टोमक के अंदर फूड आता है तब स्टोमक क्या करता है? स्टोमक एक्सपांड हो जाता है। जब फूड एंटर्स द स्टोमक इज एक्सपांड। इस स्टोमक के अंदर एक ग्लैंड है, उसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। इस गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज होता है एक सब्सटेंस जिसका नाम है गैस्ट्रिक जूस। ये गैस्ट्रिक जूस क्या क्या कंटेन करते हैं? उसका मतलब गैस्ट्रिक जूस में क्या कौन सब्सटेंस होता है? गैस्ट्रिक जूस कंटेन करता है HCl, पेप्सिन, म्यूकस। तो ये सारे का काम हम देखेंगे। HCl का फुल फॉर्म है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाम से पता चल रहा है ये एक एसिड है। ये HCl क्या करता है? स्टोमक के अंदर उसका मीडियम को एसिडिक बना देता है। एसिडिक बना देने से क्या होता है? जो सारे बैक्टीरिया माने जो हार्मफुल बैक्टीरिया है फूड की, वो सारे किल कर देता है। वो किसका काम है? HCl के अंदर HCl क्या करता है? फूड से हमारा हार्मफुल बैक्टीरिया को किल कर देता है। देन HCl के अंदर और एक सब्सटेंस है जुड़ा है जिसका नाम है पेप्सिन। पेप्सिन का काम क्या है? पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके अमीनो एसिड बना देता है। तो पेप्सिन एंजाइम के थ्रू प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है अमीनो एसिड से। देन तीसरा है हमारा म्यूकस। म्यूकस का काम क्या है? HCl से स्टोमक का मीडियम एसिडिक हो जाता है, इसीलिए स्टोमक का इनर लाइनिंग को प्रॉब्लम हो सकता है। तो म्यूकस क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है स्टोमक को इनर लाइनिंग पे। तो स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड है। गैस्ट्रिक ग्लैंड पे 3 सब्सटेंसेस दैट इज HCl, पेप्सिन, म्यूकस। HCl क्या करता है? HCl मीडियम को एसिड बना देता है और पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके अमीनो एसिड बना देता है। और म्यूकस क्या करता है? वो स्टोमक को प्रोटेक्ट करता है। देन अभी हमारा फूड स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन को आ जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन चीज़ है ये क्या है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ साइट ऑफ complete digestion. Small intestine is a site of complete digestion. इस स्टोमक से और एक क्वेश्चन निकलता है, प्रोटीन हमारा पहले कहाँ से ब्रेक डाउन होता है? हमारा स्टोमक से। स्टोमक के जो पेप्सिन एंजाइम है उसी से ही हमारा प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है। हम यहाँ से याद रख सकते हैं स्टार्च का पहले ब्रेक डाउन शुरू कहाँ होता है? हमारा माउथ पे। देन प्रोटीन का ब्रेकडाउन कहाँ से शुरू होता है? स्टोमक से। देन हम देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के क्या है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। कैसे होता है हम समझेंगे। ये वाला है स्टोमक। इस स्टोमक के पास लीवर एक ऑर्गन है। लीवर ऑर्गन क्या करता है? हमारा बाइल सल्ट एंड बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। बाइल जूस का काम क्या है? बाइल जूस फूड को अल्कलाइन बनाता है। एंड बाइल सॉल्ट का काम है, ये क्या करता है? ये लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को ब्रेक डाउन कर देता है। इसको जब लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स ब्रेक डाउन होता है, इसी प्रोसेस को बोलेंगे इमल्सिफिकेशन।
जब भी लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स ब्रेक डाउन हुआ, इसी प्रोसेस को बोलेंगे हम इमल्सिफिकेशन। देन ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के ये पास ये रहा लीवर। देन हम देखेंगे अभी गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर क्या करता है? गॉल ब्लैडर ये जो बाइल साल्ट होता है एंड बाइल जूस होता है, इसको ही स्टोर करता है। देन हम देखेंगे अभी पैनक्रियास। पैनक्रियास से दो एंजाइम निकलता है जिसका नाम है ट्रिप्सिन एंड लाइपेस। ट्रिप्सिन का काम है वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है अमीनो एसिड में, और लाइपेस का काम क्या होता है? ये फैट को, ये जो इमल्सिफाइड फैट था, फैट बाइल सॉल्ट के थ्रू लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स ब्रेक डाउन हो गया था, वही लाइपेस क्या करेगा? ये इमल्सिफाइड फैट को फिर से ब्रेक डाउन करेगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। ठीक है, तो यहाँ से हमें को याद रखना है फैट का ब्रेक डाउन हम कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा। तो अभी हम ये देख सकते हैं, तो अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्च क्या हो गया? शुगर पे कन्वर्ट हो गया। फैट क्या हो गया? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल पे कन्वर्ट हो गया। प्रोटीन अमीनो एसिड पे कन्वर्ट हो गया। माउथ पे ही हमारा स्टार्च जो शुगर पे कन्वर्ट हो गया। देन स्टोमक के अंदर प्रोटीन का कुछ पार्ट ब्रेक डाउन हो के अमीनो एसिड हो गया, और स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन का कुछ पार्ट ब्रेक डाउन हो के अमीनो एसिड हो गया। तो ये प्रोटीन का फुली ब्रेक डाउन हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन पे। देन हम देखेंगे फैट का ये स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर से जो आता है, ये जो बाइल सॉल्ट से फैट ग्लोब्यूल्स का ब्रेक डाउन हो गया। देन पैनक्रियास से एक एंजाइम होता है लाइपेस। इसे लाइपेस से इमल्सिफाइड फैट फिर से ब्रेक डाउन हो गया फैटी एसिड और ग्लिसरॉल हो गए। इस तरह स्टार्च, फैट, प्रोटीन फुली ब्रेक डाउन हो गए। देन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये स्टोमक था। ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारे फोल्डिंग पार्ट दिख रहे हैं, ये सारे स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रोजेक्शन होता है, जिस प्रोजेक्शन को बोलेंगे विली। ये विली कहाँ पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का प्रोजेक्शन को ही हम बोलते हैं विली। ये क्या करता है? हमारा सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है ऑब्जर्वेशन का, इसलिए ये अच्छा है। ऑब्जर्वेशन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है। ये जो सारे फूड था, ये जो सारे फूड जो सारे फूड ब्रेक डाउन हो गए, सो सारे फूड क्या हो गया? स्मॉल इंटेस्टाइन के विली से फूड ऑब्जर्व हो गया। इस विली से ऑब्जर्व हो गया, विली को कवर करके कितने सारे ब्लड वेसल होता है। ये सारे ब्लड वेसल क्या करता है? फूड को एवरी सेल, बॉडी की ईच एंड एवरी सेल को पहुंचता है। इस तरह फूड हमारा ईच एंड एवरी सेल को मिलता है। देन देखेंगे जो अनऑब्जर्व फूड हो गए वो क्या हुआ। देन देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन, जो फूड अनऑब्जर्व हो गए, जिसका मतलब जो फूड ऑब्जर्व ही नहीं हो पाए, वो क्या करेगा? वो सारे फूड अनऑब्जर्व फूड कहाँ जाएगा? लॉन्ग इंटेस्टाइन, ये वाला लार्ज इंटेस्टाइन, ये वाला हमारा लार्ज इंटेस्टाइन को चला जाएगा। जब ये लार्ज इंटेस्टाइन को चला जाएगा, इसी अनऑब्जर्व फूड से ही हमारा क्या होगा? वाटर फिर से ऑब्जर्व होगा। देन उसके बाद वाटर ऑब्जर्व होने के बाद जो अनऑब्जर्व फूड रह जाएगा, उसी से ही मटेरियल रिमूव हो गए, हमारा बॉडी से बाहर आ जाएगा। किसी से बाहर आ जाएगा? अनस, भाया द अनस, द अनऑब्जर्व फूड इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी भाया अनस, ये वाला अनस है। अब इस
अभी ये स्मॉल इंटेस्टाइन से अनअब्जॉर्ब फूड लार्ज इंटेस्टाइन चला गया, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर को रिमूव होने के बाद देन वो सारे अनअब्जॉर्ब फूड बॉडी के बाहर आ गए, कहाँ से, अनस से बॉडी से बाहर आ गए। देन हम देखेंगे अभी रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, हम जब भी फूड लेते हैं तो फूड से हमको एनर्जी मिलता है। जिस प्रोसेस से हमको फूड से एनर्जी मिलता है उसको ही बोलेंगे हम रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस है। रेस्पिरेशन के थ्रू क्या होता है, हमारा जो फूड ब्रेक डाउन होता है, किसके साथ मिलकर ब्रेक डाउन होता है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर फूड ब्रेक डाउन होता है और इससे हमको एनर्जी मिलता है। इसको ही हम बोलेंगे रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन इज डिफरेंट थिंग। ब्रीदिंग इज ओनली टेकिंग ऑफ oxygen and leaves the carbon dioxide, that is only breathing. Respiration involves the breakdown of food in presence of oxygen to produce energy, that is the respiration. The breathing and respiration is both is different. ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन हमारा क्या इन्वॉल्व करता है, ब्रीदिंग। तो रेस्पिरेशन एक बड़ा पार्ट है, ब्रीदिंग एक छोटा है। तो रेस्पिरेशन के अंदर ही ब्रीदिंग आता है। तो रेस्पिरेशन हमारा 2 टाइप्स होता है। पहला वाला एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जो भी रेस्पिरेशन होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो तब हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जो एब्सेंस और लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा तो हम बोलेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में फूड का ब्रेकडाउन होता है, तो अब मेनली फूड के अंदर मेनली हम ग्लूकोज का एग्जाम्पल ही लेते हैं, क्योंकि हमारा मेन फूड होता है राइस के अंदर कार्बोहाइड्रेट मिलता है, इसलिए हम हमेशा रेस्पिरेशन की एग्जाम्पल पे ग्लूकोज ही लेते हैं। तो हम यहाँ पर मानेंगे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ही हम मानेंगे। तो ये क्या होता है, ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर ब्रेकडाउन होता है। जब ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है तो क्या क्या मिलता है, ग्लूकोज जब ब्रेकडाउन होता है हमको पाइरूवेट मिलता है, पाइरूवेट एंड एनर्जी हमको मिलता है। देन ये पाइरूवेट, यहाँ तो ये जो पाइरूवेट है इसका डेस्टिनेशन 3 टाइप्स का है। जब ऑक्सीजन एब्सेंस होगा पाइरूवेट इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और पाइरूवेट जब बिल्कुल ही हमारा ऑक्सीजन लेक होगा मतलब जितना चाहिए ऑक्सीजन उतनी अमाउंट पे नहीं होगा तो उसको बोलेंगे लैक ऑफ ऑक्सीजन, नॉट द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। फिर से डिफरेंस बोल दे रहा हूँ, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कंप्लीट ऑक्सीजन नहीं होता है, लेकिन लैक ऑफ ऑक्सीजन में जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन उसी टाइम पे नहीं है, उसको बोलेंगे हम लैक ऑफ ऑक्सीजन। ये लैक ऑफ ऑक्सीजन जब होगा ये पाइरूवेट लैक्टिक एसिड पे कन्वर्ट हो जाएगा। और तीसरा है पाइरूवेट, जब ऑक्सीजन बिल्कुल प्रेजेंट होगा तब क्या होगा, पाइरूवेट का ब्रेकडाउन होके वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी रिलीज होगा। तो फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होके पाइरूवेट एंड एनर्जी निकलेगा। ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होके जब पाइरूवेट एंड एनर्जी मिलता है ये कहाँ पर होता है, ये हमारा साइटोप्लाज्म पे होता है। जब हमारा ये पाइरूवेट, जब ग्लूकोज ब्रेकडाउन होके पाइरूवेट मिल जाएगा, देन पाइरूवेट
विथ रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन उसका डेस्टिनेशन 3 टाइप्स का होता है। जब ऑक्सीजन कुछ भी नहीं होगा, मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो पायरुवेट इथानॉल में कन्वर्ट हो जाएगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी देगा। देन दूसरा है, जब ऑक्सीजन का अमाउंट कम होगा व लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा, तब पायरुवेट कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। देन तीसरा डेस्टिनेशन है पायरुवेट का, जब फुली ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, फुली प्रेजेंट होगा ऑक्सीजन, तब हमारा पायरुवेट फुली ब्रेक डाउन होके हमारा वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी देगा। ये लैक ऑफ ऑक्सीजन के एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मोस्ट पॉपुलर एग्जाम इन मसल सेल। मसल सेल में जब ऑक्सीजन मसल सेल पे कम होता है, तब क्या होता है पायरुवेट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। देन उसके बाद अभी मैं बोला रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है बाय कंबाइनिंग विथ ऑक्सीजन, देन इट गिव्स द एनर्जी। तो ये एनर्जी हमारा रेस्पिरेशन से ही आता है ना। देन ये एनर्जी हमारा स्टोर होता है किसी फॉर्म से, एटीपी की फॉर्म से। एटीपी का फुल फॉर्म है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जो एनर्जी रेस्पिरेशन से आता है वो एनर्जी हमारा स्टोर होता है, जो हम जब भी कुछ वार करते हैं वही एनर्जी एटीपी से ही यूज़ होता है। जो फॉर्म से एनर्जी स्टोर होता है उसको बोलेंगे एटीपी। तो एटीपी का फुल फॉर्म है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी को बोलेंगे एनर्जी करेंसी ऑफ लाइफ, also इसको बोल सकते हैं। देन हम देखेंगे अभी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से पहला पॉइंट है ऑक्सीजन लेना। तो ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ये सारे हमारा थ्रू नोज होता है। जो एयर जाता है वो फिल्टरेड होता है हमारे नोज हेड से हमारा एयर फिल्टरेड होता है। देन हमारा एयर नोज से कहाँ जाएगा, नासल कैविटी को जाएगा। नोज से अभी हम ऑक्सीजन लिए, कहाँ से लिए, नोज से ऑक्सीजन आया। देन नोज से ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, नासल कैविटी को जाएगा। देन नासल कैविटी से ऑक्सीजन कहाँ पर जाएगा, फेरिंग्स को जाएगा। फेरिंग्स से कहाँ से जाएगा ऑक्सीजन, ट्राचिया को जाएगा। देन ट्राचिया को ऑक्सीजन जाने के बाद यहाँ पर ये जो 2 ब्रांच है इसको बोलेंगे ब्रोंक्यूल। ये ऑक्सीजन ट्राचिया से ब्रोंक्यूल जाएगा। देन ये जो ब्रोंक्यूल है ये लंग्स के अंदर छोटे छोटे पार्ट से ऐसे, यहाँ पर वाइट रीजन, ये छोटे छोटे पार्ट से डिवाइड हो गए, इसको बोलेंगे ब्रोंक्यूलेट। ये सारे ब्रोंक्यूलेट लास्ट में एक राउंड शेप और बैलून शेप स्ट्रक्चर पे ओपन होता है। वो जो बैलून शेप स्ट्रक्चर होता है उसको ही बोलेंगे एल्वियोली। तो ऐसे ही हमारा ऑक्सीजन हमारा नोज से लंग्स तक पहुंच गया। कहाँ से बने, पहले नोज को गया, देन नासल कैविटी, देन फेरिंग्स, देन ट्राचिया, देन ब्रोंकाई, देन ये ब्रोंक्यूलेट्स से ये एल्वियोली तक पहुंच गया। ये लंग्स के अंदर ही हमारा एल्वियोली होता है। ये एल्वियोली क्या होता है, ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट होता है, ये पार्ट को ही जूम करके दिखाया गया है। ये जो एल्वियोली होता है एक बेलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका सरफेस ही हमको गैस को एक्सचेंज करने के लिए सरफेस देता है। गैस एक्सचेंज का मतलब ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ये दोनों गैस एक्सचेंज है। ये गैस एक्सचेंज हमारा कहाँ पर होता है, एल्वियोली पर होता है। लंग्स के अंदर एक एल्वियोली है, उसी से ही हमारा गैस एक्सचेंज होता है। इस एल्वियोली के पास
ये जो रीजन दिख रहा है ये सब ब्लड वेसल्स हैं। ये सारे ब्लड वेसल्स से हमारा ऑक्सीजन कैरी होकर सारे बॉडी पार्ट को जाता है और सारे बॉडी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड भी आके यहाँ से ब्रोंक्योलेट, ब्रोंकाई, ट्रैक्चिया, फारिंग्स, नासल के भी नोज होकर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। जिस पास से ऑक्सीजन आता है उस तरह कार्बन डाइऑक्साइड भी बॉडी से बाहर निकलता है। तो पहले वाला मेन इम्पोर्टेंट है, हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो गैस एक्सचेंज होता है कहाँ पर होता है, आल्वियोली के अंदर होता है, लेकिन प्लांट के अंदर वो कहाँ होता था, स्टोमाटा के अंदर होता था। अभी हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट मतलब वही वाला जो गैसेस एक्सचेंज, O2 लेना, CO2 देना, वही गैसियस एक्सचेंज है। वो गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट अकर थ्रू स्टोमाटा इन लीव्स, लेंटिसल इन स्टेम एंड सरफेस ऑफ रूट। बट मेनली हमारा गैसियस एक्सचेंज प्लांट के अंदर स्टोमाटा के थ्रू ही होता है। ठीक है, ये पोर है, ये पोर ही स्टोमाटा है, स्टोमाटा है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन जब रेस्पिरेशन होता है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट ऑब्जर्व करता है ऑक्सीजन, बट फोटोसिंथेसिस के टाइम प्लांट ऑब्जर्व करता है कार्बन डाइऑक्साइड। बट रेस्पिरेशन के टाइम प्लांट जैसे कि नॉर्मल एनिमल करते हैं उस तरह रेस्पिरेशन के टाइम प्लांट ऑक्सीजन को ही ऑब्जर्व करता है और उसको यूज़ करता है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे ही हमारा ग्लूकोज ब्रेकडाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी मिलता है। ये था हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स अकर्स थ्रू स्टोमाटा, इन लीव्स, लेंटिसल, इन स्टेम एंड सरफेस ऑफ रूट। बट मेनली हमारा प्लांट के अंदर गैसेस एक्सचेंज होता है हमारा स्टोमाटा के थ्रू ही होता है। देन प्लांट के अंदर जो प्लांट और एनिमल के अंदर जो नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।